पाकिस्तान का सबसे कीमती और प्राइम प्लॉट है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का। इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं हुई वज़ीर दाखिला से? उन तमाम को भी आप जब घसीटेंगे तब आप जस्टिफाइड हैं। इमरान खान के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी एक फ्लैट लिया जो की मालियत 20 करोड़ है। यहाँ पे जो आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है वो कहीं ना कहीं से अपनी जान बचा लेता है। कि मोदी की जो मकबूलियत है वो गिर गई है, लेकिन अभी हालिया इंतखाबात में हमने देखा है 2 था 1 से वो जीत गए, उनकी मकबूलियत में कभी वाक़या नहीं हुई है। मोदी की जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, वो तमाम नफरत बेचता है। इस जंग का क्या अंजाम देखते हैं आप? आने वाले दिनों में मुज़ाकरात दोबारा हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। आज हमने सीनियर सियासतदान खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब को दावत दी है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद में सबसे बड़ा इशू चल रहा है 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इसका क्या मामला है और जो मार्का हक़ की पहली एनिवर्सरी आ रही है, क्या तकरीबात हैं, क्या जोशो जज्बा है। दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि मोदी की जो पार्टी है वो जीत रही है बंगाल में, भारत के अंदर, यानी कि उनकी मकबूलियत जंग हारने के बावजूद भी बढ़ रही है। इस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ और भी कुछ मौज़ूआत हैं। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम जनाब खुर्रम हमीद साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताएं कि 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस वक्त हार्ट इशू बना हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। कुछ हमने देखा है कि जो वफाकी वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि हॉट वाटर में हैं, उन्होंने जो रेंजर्स का वहाँ इस्तेमाल किया गया, हाई कमान की इजाज़त नहीं लगी। ये सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। असल में ये इशू है क्या वाक़तन उनको उसी दिन फ़ैसला आया और उसी शाम को हमने देखा कि वहाँ पुलिस फोर्स उनको खाली कराने पहुँच गई। ये असल जुर्म किसका है? खैर साहब, इस मुल्क में ना जुराइम की दास्तान है। देखिए, जुर्म तो है सीडीए का, ठीक है, 25 साल से, मेरे ख्याल में इतना अरसा तो हो गया उसको बनते बनते। 2005 में ये लीज पर ये काम शुरू हुआ। अच्छा, उस शुरू से लेके आज तक एक गैर कानूनी तामीरात है वो। बिल्कुल ठीक है जी। वो गैर कानूनी जो तामीरात है वो कोई मैं अकेला कर रहा था, आप कर रहे थे। जुडिशरी मौजूद थी, तमाम इदारे मौजूद थे, सीडीए मौजूद है, नक्शे पास हो रहे हैं, गैस लग रही है, बिजली लग रही है, हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है। कुछ लोगों का एक बिजनेस था, उन्होंने उसको प्लॉट की कैटेगरी चेंज कर ली। तो ये सारा कुछ जब हो रहा था, ये इलीगैलिटीज़, ये तमाम जब जुर्म हो रहा था, तो इसमें तो कोई शक नहीं। मैंने तो इसको जब ये पहले दिन हुआ तो मैंने ये ट्वीट किया कि आपने बिल्कुल ठीक किया, ये खाली कराइए, बिल्कुल कराइए, लेकिन गर्दन में हाथ डालिए उनके जिन्होंने ये सारा कुछ किया। बिल्कुल ठीक। उनको कटहरे के अंदर लाइए, उनसे पूछिए। नहीं खुर्रम साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि सारे 20 साल का ये किस्सा है ना, 5 में शुरू होता बल्कि 21 साल हो गए हैं। ये कुछ जंगल में नहीं है, कोई सबसे इस्लामाबाद की नॉट इस्लामाबाद, पाकिस्तान का सबसे कीमती और प्राइम प्लॉट है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का नहीं। ठीक है। अच्छा, वहाँ जहाँ वज़ीर आज़म हाउस चंद कदमों के फासले पर है, ऐवान सदर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सारा वज़रा सब कुछ वहाँ बैठे हैं, तो सबकी आंखों के सामने ये चीज़ें हुई सारा कुछ। अच्छा, मुझे ये बताइए, फ्रॉड तो किया वो जो बीएनपी कंपनी के सरबराह हैं अब्दुल हफीज़ शेख पाशा, जिन्होंने पहले भी कमिटमेंट्स की, मैं पैसे जमा कराऊंगा 15% पे, उन्होंने पेमेंट पर वहाँ जाके तमीरा शुरू कर दी, बाद में पैसे नहीं कराए। फिर जब साकिब नसार साहब का फैसला सुप्रीम कोर्ट का 17.5 अरब जमा कराइए और आ जाएँ आप, उसकी कमिटमेंट पूरी नहीं, किसी ने कुछ दिया, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। लेकिन वो जो मुजरम है जिसने रियासत के साथ भी बदअहदी की और जिनको प्लाट बेचे या जिनको वो अपार्टमेंट्स बेचे, दो तरफ से उन्होंने बदअहदी की, उसका कोई नाम क्यों नहीं लेता? अच्छा, इंटरेस्टिंग है, जिन्होंने वो अपार्टमेंट खरीदे हुए हैं ना, उनको गालियां पड़ रही हैं। ये हमारा कल्चर है। अगर किसी के पास कोई अच्छी चीज हो ना तो हम सारे उसको बुरा भला कहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिसने ये सारा कुछ किया या जिसने ये जुर्म किया वो आज़ाद दंदनाता फिर रहा है, उसकी वजह ये है, मैं ये समझता हूं कि वो बहुत पावरफुल आदमी है। और क्या है, वो बहुत पैसे वाला आदमी है। तो ये जो कुछ किया, अच्छा, जब फैसला आया उसने बदअहदी की, इस वजह से प्लॉट की लीज कैंसिल कर दी हाई कोर्ट ने, तो सारी फोर्सेस को रुख करना चाहिए था फैसलाबाद का, जहां अब्दुल हफीज़ शेख पाशा मौजूद है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए कि आप भाई आपने क्यों पैसे नहीं जमा कराए। जो चीज़ें बिक गई हैं अब तो वो ना हफीज़ शेख पाशा की मलकियत रही हैं ना रियासत की मलकियत रही हैं, क्योंकि वो लोगों ने ख़रीद ली हैं। उसमें सफारतकार हैं, ओवरसीज़ हैं, जो भी है। यहाँ ये बात की जा रही है जी अशराफ क्या
क्या किसी का अमीर होना जुर्म है अगर उसने लीगल पूरे तमाम चीज़ें पूरी की हैं? नहीं, मैं वो जुर्म वही है? कहूँ ना खालिद साहब, हमारा इशू ये है कि हम लेबल लगाते हैं बहुत जल्दी। पब्लिक की एक नफरत है ना, अब जिसका वहाँ पे अपार्टमेंट है तो जेलसी से, हसद से सारे इस वक्त उनको लान तान कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा, मैं कहता हूँ उन्होंने तो खरीदे ना यार, खरीदे, उन्होंने पैसे पे किए। उन्होंने पैसे वो सारा कुछ उन्होंने किस्तें दी, उनके बिजली, इधर गैस, सारा कुछ जब लग रहा था तो कौन 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 फैसिलिटेट कर रहा था इस सारे प्रोजेक्ट को? सीडीए, तमाम महकमे। सीडीए सबसे बड़ा चीज है, सीडीए। मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक किया इन्होंने, खाली कराइए, लेकिन सबसे पहले सीडीए की गिरफ्त कीजिए। जिन जिन लोगों ने ये सारा काम किया उनको घसीट के बाहर लाएं। यही फिर रहे हैं ना, कोई इस वक्त होगा कनाडा में, किसी की औलाद सेटल होगी, कोई कहाँ पे होगी, कोई कहाँ पे। उन तमाम को जब आप कटारे के अंदर लाएंगे तब लोग आपकी रिस्पेक्ट की करेंगे, बात भी मानेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ टारगेट होंगे, जिन लोगों ने खरीदे थे वो लोग टारगेट होंगे और जिन्होंने जुर्म किया आप उनसे नहीं पूछेंगे, ये ज्यादती होगी। अच्छा, इसमें आप नहीं समझते वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की कोई जो जल्दबाजी में एक्टिविटी नज़र आती है? पुलिस और रेंजर्स की भी बातें की जा रही है, रेंजर्स को भी लाया गया, इसमें थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं हुई वज़ीर दाखिला से? देखिए, अब ये है एक मोडस ऑपरेंडी है, या इस काम को कैसे किया। अब मैं इसके ऊपर मिसाल के तौर पे अगर मैं हूं तो मैं किसी और तरीके से करूंगा, ठीक है, लेकिन क्या ये काम होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। इलीगल सारी एक्टिविटी है, बिल्कुल ठीक है, 13 एकड़ का वो प्लॉट है, बिल्कुल, और उसके ऊपर इतनी बड़ी एक गलत एक्टिविटी हो चुकी है, तो आप उसको वापस लाएं। आप उसको जिस असल हैसियत में था, एक 7 स्टार होटल के लिए जो था, आप वो शॉपिंग मॉल बनाएं, वो बनाएं, और फिर यहां ना रुकें। जो बाकी प्लॉट्स पूरे इस्लामाबाद के अंदर जिनकी कैटेगरीज चेंज हुई हैं उनकी भी गिरफ्त करें। बिल्कुल ठीक है, फिर एक को ना पकड़ें, सारों की गिरफ्त करें। और जिन्होंने ये जुर्म किया और मुआवन थे, सीडीआई के लोग थे ना, कोई चले तो नहीं गए होंगे कहीं पे, उन तमाम को भी आप जब घसीटेंगे तब आप जस्टिफाइड हैं। अदरवाइज आप जस्टिफाइड नहीं है, अदरवाइज आप जस्टिफाइड नहीं होंगे। क्यों? अगर वो जिसने बताया, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो फैसलाबाद वाला ग्रुप है, अगर वो उसी तरह, वो अगर शेख पाशा जी, अगर वो उसी तरह कोई यूट्यूबर, अच्छा, मजे की बात यह है कि उसके ऊपर बात ही कोई नहीं कर रहा, जो असल मुजरिम है, जिसने रियासत को धोखा दिया, चूना लगाया, और जिसने इन जो खरीदार हैं, फ्लैटों के मालिकान हैं, अपार्टमेंट्स के मालिकान, उनको भी चूना लगाया, सारों को। उनका कोई नाम उसका कोई नाम जिन्होंने पैसे पे किए हैं उनके घरों का रुख कर लिया। जस्टिस इजाजुल हसन जो के इस केस को सुन ही नहीं सकते थे, बिकॉज वो मौसूफ वकील रह चुके थे इसके, बीएनपी ग्रुप वो उसका नाम कोई नहीं ले रहा। तो फिर तमाम लोग पेंशनें एंजॉय कर रहे हैं, तमाम लोग। मुझे ये खाजी साहब, हमारा इशू ये है कि इस मुल्क में रियासत पर एतबार पब्लिक को तब आएगा जब आप असल मुजरिमों को हाथ डालेंगे। इशू ये है कि यहाँ पे जो आदमी बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेता है ना, वो कहीं ना कहीं से अपनी जान बचा लेता है, उसको कोई नहीं पूछेगा। सारी डिस्कशन ये है किसका अपार्टमेंट है, ये लिस्ट, अभी ड्रामा क्या लगा हुआ है, ड्रामा क्या लगा हुआ, लिस्टें आ गई। और यार उन्होंने तो लीगलाइज खरीदे हुए हैं ना, उन्होंने तो खरीदे। हाँ, किसी बंदे को बतौर रिश्वत मिला हुआ है तो वो तो एक सेपरेट केस बन गया ना। नहीं, उसका केस अलग बनेगा ना, फिर भी ये तो नहीं बनेगा। इमरान खान के बारे में कहा जाता है उन्होंने भी एक फ्लैट लिया जो बड़ा, उसमें 3-4 रूम्स का फ्लैट है जिसकी मालियत 20 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए में लिया। लेकिन ये तो मैं कहता हूँ इनको भी तहकीक करें किसने कैसे लिया। तहकीक होनी चाहिए, उसके ऊपर भी तो मुकम्मल तहकीक होनी चाहिए। बिल्कुल। और बहरहाल पाकिस्तान है हमारे पास, पाकिस्तान है, यहाँ सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। मार्का हक की 1 साल होने वाला है, 10 मई आने के करीब है। पाकिस्तान ने अपने अजली दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया, जब तो उसको साल मुकम्मल होने वाला है। लेकिन यहाँ ये कुछ मुबस्सरीन बातें कर रहे थे कि मोदी की जो मकबूलियत है वो गिर गई है। लेकिन अभी हालिया इंतखाबात में हमने देखा एक रियासत जो बंगाल में, उनकी 2/3 सीटें से वो जीत गए हैं, उनकी मकबूलियत में कमी वाक़या नहीं हुई है। क्या उन्होंने अपनी आवाम को फिर पाकिस्तान से नफरत बेची है? जो बयानियाँ बेचने में कामयाब रहे हैं मोदी? देखिए, एक तो चीज़ यह है कि इलेक्शन वो दोबारा जीत रहा है। मोदी को उस तरीके से आप डैमेज नहीं देखते। मोदी की जितनी भी पॉलिटिक्स है ना, जो अपने वो अंदर पॉलिटिक्स करता है अपने सरहदों के अंदर, वो तमाम नफरत भेजता। ठीक है। वो इस सारी चीज़ को उसने इतना ज़्यादा बेचा है कि लोग उसके साथ अटैच्ड हैं, जो हिंदू, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं। दूसरे मैं एक और एंगल भी देखता हूँ। जी सर। देखें, मेरे कल एक बात हुई, मैंने कहा देखें, उन्होंने टाटा बनाई, उन्होंने मुख्तलिफ
इंडस्ट्रीज़ बनाई और उन्होंने अपने लोगों को फैसिलिटेट तो किया ना। हमारा वो दुश्मन है, दुश्मन रहेगा, लेकिन जो चीज़ दुरुस्त है तो वो तो उसको उस अपने इंडिया में तो काम बहुत हुआ, ठीक है। इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। हम मलिक रियाज बना रहे थे और छोटे छोटे बहुत सारे मलिक रियाज बना रहे थे, वहाँ पे उन्होंने अडानी बनाया तो फलाना बनाया और उन्होंने इंडस्ट्री खड़ी की। तो मोदी को शिकस्त अगर आई है इंटरनेशनली तो वो मार्का हक के बाद आई है, हाँ, नहीं तो ना उससे पहले मोदी नाकाबिल तस्खीर जिन बन चुका था। यहाँ पे आपकी अफवाज ने और पाकिस्तान ने अपनी हैसियत को मनवाया और उसका जो नैरेटिव था वो डैमेज हुआ। अब दो चीज़ें हैं, मैंने जैसे कहा कि एक उसके बॉर्डर्स के अंदर, मेरे ख्याल में बॉर्डर्स के अंदर वो उसी तरह अभी तक स्ट्रांग है। यानी कि नफरत का जो बयानिया है, जो मोदी और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत बेच रही है, फिर एक दफ़ा नफरत की जीत हुई। वो उनका बयान, दोनों वो नफरत भी बेच रहे हैं, लोगों को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली बीजेपी या मोदी अपनी गेम हार चुका और उसका सिर्फ अपनी गेम नहीं हारे बल्कि भारत की भी काफ़ी इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचा उससे। लेकिन उसमें सारा क्रेडिट दें आप पाकिस्तान को, अफवाज पाकिस्तान को क्रेडिट दें, फील्ड मार्शल को क्रेडिट दें, एयर चीफ को क्रेडिट दें, अपनी अफवाज को, कि आपने वो जो मिथ थी इंडिया की वो तोड़ी। और फिर आपको अमेरिकन्स ने, खास तौर पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने आपकी उस सारी चीज़ को इंडोर्स किया और आप एक कामयाब हुए सफारती लेवल पर, कि जो इंडिया ने आपको कहा था ना कि ये टेररिस्ट स्टेट है, ये जो टेररिस्ट की करते हैं, आप एक बहुत मोतदिल रियासत के तौर पर और दुनिया में एक बाइज़्ज़त मकाम को आपने हासिल किया और मार्का हक पे आपकी वैल्यू इतनी बड़ी कि आज आप ईरान की, अमेरिका की सुलह और वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे वही तमाम चीज़ें हैं कि और फिर इंडिया का जो कद था दुनिया में वो गिरा, उसका क्रेडिट भी आपको जाता है। नहीं, रोकड़ी साहब, दुनिया ने तो तस्लीम किया, सारी दुनिया को पता चला उसके बाद जो पाकिस्तानी दफाई मसनूआत हैं उनकी भी ख़रीदो फरोख्त में बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। पाकिस्तान JF थंडर की बड़ी मार्केट वैल्यू बड़ी है। लेकिन मुझे ये बताइए कि जेन ज़ी है, उनके लिए क्या दुनिया तस्लीम कर रही है पाकिस्तान की दिलेरी, बहादुरी? अभी कल ही एक अमेरिका के अखबार में एक आर्टिकल भी छपा है इस हवाले से, मार्का हक के हवाले से, जो एक सबक है, लर्न कर रही है दुनिया, देख रही है जो नए वारफेयर तब्दील हुए हैं इसमें पाकिस्तान ने किस तरह उसमें अपने आप को डाला है, तेज़ी के साथ बदलती हुई जो चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी, ये सब में इंडिया को मात दी है। साइबर जो जंग थी उसमें भी मात दी है। हमारी नस्ल जो है, यहाँ बैठे जो लोग हैं जो जहाँ ऊट पटांग बातें करते रहते हैं, जेन ज़ी के लिए इस मार्का हक का क्या मैसेज है? देखिए, हमें एक तो इस जेन ज़ी को उसकी असल हैसियत को तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। मैं कई एज ए सियासतदान में एक मिसाल देता हूँ, सियासतदानों को कहता हूँ कि वो जो चाय के होटल वाला, खोखे वाला चाचा जो तुम्हारा वोटर था ना पहले, उसकी औलाद अब तुम्हारी रियाया नहीं है। पहले वो जो था ना चाचा चाय के होटल वाला, तुम्हारा स्टेटस था पॉलिटिशियन का और तुम वोटर को रियाया के तौर पे डील करते थे। अब उस चाय वाले खोखे वाले के बेटे बच्चियां पढ़ गए, वो तुम्हारी रियाया नहीं है, जनजी वो है। ठीक है। और वो तुम्हारी सवाल उठाती है। हाँ जी, वो सवाल उठाती है हर बात पर। उसको अपने हक चाहिए। वो अपने वालिद को महकूम देखती रही है, वो खुद महकूम नहीं रहना चाहती, ये उनका राइट है। बिल्कुल ठीक है। तो पॉलिटिशियंस को इस रवैये को तब्दील करना पड़ेगा। एक तो रवैये पे बात आ गई। दूसरी चीज़ ये खाई साहब कि हम आज मैं एक डिस्कशन चली UAE के कुछ नौजवानों के साथ में इसके ऊपर, तो लोग UAE में रह रहे हैं, वहाँ कमा रहे हैं, उनको राइट्स मिल रहे हैं, वो कानून की भी इत्तबा करते हैं, हर चीज़ करते हैं और UAE के साथ खड़े भी हैं पाकिस्तान के। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका घर का सिस्टम कारोबार है, रोजगार है। तो ये जो हम 25 करोड़ का मुल्क है, हमारी ज़्यादा आबादी जो है वो 30 साल से कम के नौजवान हैं, उनका हम अगर ख्याल नहीं करेंगे, इकॉनमी बूस्टअप नहीं होगी, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर नहीं होगा, उनके लिए आगे ये जो आप हमारे साथ कैमरामैन हैं, नौजवान नस्लें जो आ गई हैं, इनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो ये क्या, कैसे ये ठीक होंगे? तो मार्का हक ने हमें बिलाशुबा दुनिया पर तस्लीम करा लिया। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि दुनिया पर हम तस्लीम हो गए हैं, हमें अब तवज्जो देनी है अपने मुल्क पे। आपको पावर सेक्टर को ठीक करना है, आपने बिजली की कीमतों को नीचे लेके आना है, आपने ऑयल प्राइसेस को नीचे लेके आना है, आपने अपने मुल्क को तवज्जो देनी है। और आप जब तक हम अपने मुल्क की इकॉनमी को अप नहीं करते, बढ़ाते,
तो इन बच्चों को कोई कसूर नहीं है। तो मुझे ये नज़र आ रहा है एक होप मार जो है, का अपने हमने अंदर भी लड़ना है, बेरोजगारी के खिलाफ, असल महंगाई के असल खिलाफ, जहालत के खिलाफ। असल इस मार्कों पर भी हमें तवज्जो देनी हमें चाहिए। हमें इस पे अब हमें लाजिम है इस पे तवज्जो देना। बिजली के बिल्स, गैस के बिल्स, लोगों की तनख्वाह, लोगों के पास क़ुव्वते वसाइल खरीद जो कम कम है। हो गई है। अच्छा, फिर नौकरियां नहीं हैं, बिजनेस की तरफ लोग आए नहीं हैं, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री की तरफ हमने कभी सोचा नहीं है। तो ये जो खलीज है इसको पुर करने के लिए हमें बहुत बड़ा मार्का हक या मार्का जो है अंदर का भी लड़ना है। अंदर लड़ना मैं है। ये भी समझता हूँ चैलेंज है कि दुनिया पे हम तस्लीम हो गए, ठीक है। अब हमने अपने कौम को बहुत ज़्यादा कौम को ऊपर उठाना है, और खासकर नौजवानों को जिन्होंने मुल्क की बागडोर संभालनी है, नेशनल है, उनका हक बनता है। उनका हक बनता है। उनका हक आखिरी बनता है। आपसे सवाल है, ये जो जंग है खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, इस वक्त ईरान अमेरिका जंग जिसमें पाकिस्तान भी बतौर सालस किरदार अदा कर रहा है। कल हमने देखा कि 22 जो लोग थे जो जहाज़ कब्ज़े में लिया था, ईरानी जहाज़ अमेरिका ने, वो 22 लोग उसने ईरान के हवाले नहीं किए, पाकिस्तान के हवाले किए, और 22 जो जहाज़ का स्टाफ था उनको पाकिस्तान ने ईरान भिजवा दिया है। ये जो अभी तक हमें लगता है कि वो सालसी अभी भी जारी है, कि पर्दों के पीछे जो चीज़ें चल रही हैं, ये क्या हो रहा है? इस जंग का क्या अंजाम देखते हैं आप? खाई साहब, मेरा ख्याल ये है, और मेरे पास कोई यानी ख्याल खबर के ऊपर भी होता है और कुछ, मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मुज़ाकरात दोबारा होंगे। ठीक है। आपको नज़र आएगा कि आने वाले दिनों में एक मुज़ाकरात होंगे। अमेरिका ने और बाकी जो दुनिया के खैरख्वाह हैं उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी होगा पाकिस्तान के थ्रू ही होगा। ठीक है। ठीक है। ईरान ने पिछले मुज़ाकरात के बाद रशिया गया, उनका हक हासिल है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, ओमान गए, इंडिया तक के साथ रवाबित किए। ईरान को भी अब ये समझ आ गई है कि जो कुछ होना है होना पाकिस्तान में है। वो जो कह रहे हैं कि सालस है, काबिल एतमाद वो पाकिस्तान है। उसके और ईरान का नफ़ा भी इसी के अंदर है। ठीक है। तो ईरान को भी इस चीज़ को, मेरे ख्याल में इसका पूरा इदराक अब हो गया। तो मेरा जो अपना ख्याल है, गालिब गुमान ये है कि अब जो मुज़ाकरात होंगे वो हतमी होंगे और वो वंस एंड फॉर ऑल होंगे। ठीक है। और ईरान को भी लचक दिखानी पड़ेगी और उसको लचक दिखानी चाहिए। मैं कई दफ़ा ये देखता हूँ, सोचता भी हूँ कि आप देखें तेल की दौलत से माला माल, ऑयल अप इंडस्ट्री ईरान की दुनिया में कोई मुकाबला नहीं, स्टील इंडस्ट्री उनकी, हर चीज़ उनके पास है। यार आप भी अपने आप को इस शिद्दत पसंदी से हटाएं और अपने इस पैसे को अपनी कौम पे लगाएं। ईरान की इकॉनमी आप देखें कहाँ चली गई, तो उनके लोगों का हक पर उनको चाहिए ना। लेकिन आई थिंक कि ये जो अभी मुज़ाकरात होंगे इसमें ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा और ये पाकिस्तान में ही होंगे, और मुझे नज़र आ रहा है कि अगले 10-12-15 दिनों में ये चीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब, My आपने में pleasure। वक्त खालिद दिया। साहब, बहुत शुक्रिया। बड़ी अच्छी बात की आखिरी इन्होंने जो नोट इस पे बात ख़त्म किया है कि हम जल्द अच्छी खबर सुनेंगे कि इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आपने सारी बातें सुनी खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब की। इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना, अपने दोस्तों, अज़ीज़ व क़रीब सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।